बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदीद कहेंगे। DGISPR की तरफ से बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की गई है और अफ़गानिस्तान के बारे में ये वाज़ेह तौर पर बयान किया गया कि पाकिस्तान अफ़गान अमन अमल के अंदर सहूलत कार तो है मगर ज़ामिन नहीं है। पाकिस्तान क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है, अफ़गानिस्तान के बारे में क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है, आइंदा आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ कश्मीर के हवाले से आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के लिए माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। मरियम साहबा वहाँ पर धुआंधार किस्म की तकरीरें कर रही हैं, सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हैं। बिलावल साहब तो वहाँ से चले गए हैं, कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, ये तो आपके साथ शेयर करेंगे। मगर वहाँ पर इलेक्शन के हवाले से क्या सूरत हाल है, कौन सी पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत हो रही है, किन हल्कों में ज़्यादा महसूस हो रहा है कि PTI आगे जा रही है या नून लीग के हवाले से तासुर ज़्यादा मजबूत है, इसके ऊपर बात करेंगे। सियालकोट के हवाले से हमारे प्रोग्राम में हारून साहब बार बार अपने देखने वालों को इसका फॉलोअप देते हैं। PP 38 के हवाले से बाई इलेक्शन है, ज़िमनी इंतखाब है, किसका जोर ज़्यादा चल सकता है और इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है, कौन सा उम्मीदवार ज़्यादा मजबूत है, ये आपके साथ बयान करेंगे आपके सामने। मगर जब हम आलमी मंजरनामे की तरफ बढ़ेंगे तो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान कशमकश की वजह क्या है, दोनों ही इस्लामी मुल्क हैं, क्या मामलात हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। एक स्कैंडल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। शहबाज शरीफ साहब क्यों इस कदर FIA से नाराज़ हैं, इसके अंदर इसके पीछे हकीकत क्या है, वो बयान करेंगे। उस्मान मिर्ज़ा के केस का फॉलोअप भी आपके साथ शेयर करेंगे। उस्मान मिर्ज़ा के फॉलोअप को तो हम शेयर करेंगे हारून साहब। मगर अफ़गानिस्तान बहुत दिनों से बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और आज जो DGISPR की तरफ से बातें की गई अफ़गानिस्तान को लेकर और भी बहुत सी डेवलपमेंट है, जैसे कि खबर ये है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंध में तुल गए हैं पार्टी को ऑर्गेनाइज करने पे और सियासी शख्सियात को शामिल करने पे इमरान खान। अच्छा, इमरान खान खुद बात कर रहे हैं सिंध की अहम सियासी शख्सियात से, आरफ अलवी बात कर रहे हैं, असद उमर कर रहे हैं। उनकी कैलकुलेशन ये है कि ये 10-12 सीटें जो मैं हमेशा कहता तो धांधली से जीतते हैं, कराची में मरदमशुमारी होगी तो उनकी सीटें बढ़ जाएंगी, तो पीपल्स पार्टी को रोका जा सकता है। मैं समझता हूँ रोका जा सकता है उसको इक़्तिदार में आने से। और दायर है कि जो जुल्म उन्होंने अंदरून सिंध कराची पे तो जो किया सो किया ही है। 17-18 अरब रुपये शहर की तरक्की के लिए, आज से 15-20 साल पहले 40 अरब रुपये थे और ये 20 अरब रुपये तो उस 40 अरब रुपये का मतलब ये 5 अरब के बराबर बनते हैं ना। और 2 अदवार में काम हुआ या नेमतुल्लाह खां के या इसके दौर में अपना मुस्तफ़ा कमाल साहब के, हैं जी, और बड़ा बहुत काम हुआ। तो ये वो इस पे वो तुले हुए हैं, ठीक है। और उधर वो दस्ते शफ़क़त की आरजू में है इस्टेब्लिशमेंट की कि सराय के बेल्ट से हमें सीटें दिलवाते। खबर ये है कि इमरान खान जो है वो ज़हनी तौर पे इलेक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये मैं नहीं कह सकता किस वक्त ऐलान करेंगे, जिस वक्त उन्हें सूट करेगा, लेकिन वो बहरहाल उकताए हुए हैं मौजूदा सूरत हाल से। से क्या हो सकता है अफ़गानिस्तान के हवाले से हारून साहब? अफ़गानिस्तान में बहुत डेवलपमेंट्स हैं। एक तो देखिए ना, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान के साथ सरहदों पे वो आके खड़े हो गए हैं तालिबान, यानी एक तरह से उन्होंने बंद ही कर दी सरहदें। आज़रबाईजान ने खुद सरहदें बंद कर दी, ठीक है। और उन्होंने ये कहा 14 दिन में कब्जा कर सकते हैं काबुल पे। वो काबुल में गोला बारूद जमा कर मजबूत पोजीशन के अंदर। अच्छा, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो हैं जयशंकर साहब मास्को पहुँचे और उन्होंने कहा कि लेजिटिमेसी का सवाल भी है, यानी तालिबान की लेजिटिमेसी कैसे होगी। इस पर रूस में रद्द अमल बड़ा दिलचस्प है कि भाई अशरफ गनी तो अपनी सपोर्ट खो चुका है, मतलब यह कि उसकी क्या लेजिटिमेसी है, ठीक है ना। और चीन का उससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ है। चीनियों को तो उन्होंने दावत ही दे दी ना, भाई आप इन्वेस्टमेंट करें, मगर जो इंकशाफ हुआ है वो हैरान कुन है। वो ज़रा बताएं। तो उन्होंने 2016 में तालिबान से मुआहदा कर लिया चाइना ने, यानी रूस उनको तस्लीम करने की तरफ मायल है और चीन उनको तस्लीम करने की तरफ मायल है। हम पर लगता है काफ़ी अमेरिकी दबाव है। उसकी वजह यह है, देखिए ना, अभी भी जो यानी आलमी सरमायादाना निज़ाम है उसका लीडर तो वही है ना, FATF है, उसके हाथ में IMF है, वर्ल्ड बैंक है, हमारी माशी ज़रूरतें हैं, सब कुछ उनके अपने हाथ, ठीक है ना। और हम तलखी नहीं चाहते, और हम माजी में हमारा रवैया ये रहा कि हम आसानी से मान जाया करते थे, अब तो नहीं मान सकते ही नहीं।
अमरीकी मुतालबात वही हैं जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि सी पैक को छोड़ो, कश्मीर को भूल जाओ, इंडिया की बालादस्ती तस्लीम करो, अफगानिस्तान में हमारी मदद करो, हम तुम्हारी कुछ माली मदद कर सकते हैं, घर में नहीं दाने और अम्मा गई भुनाने। क्या पैसे आप दे सकते हैं और क्या आप कर सकते हैं, और आप पे एतबार ही नहीं है भाई। सी पैक को तो छोड़ा जा सकता ही नहीं, कोई सूरत ही नहीं है। कश्मीर को भी नहीं छोड़ा जा सकता, कशी गई है, इनमें से किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ सकते। अफगानिस्तान में उन्होंने बिल्कुल सही बेहतरीन इस्तेलाह इस्तेमाल की कि सहूलतकार हो सकते हैं, जामन नहीं हो सकते। वो उनके अंदरूनी मामलात हैं, हमारी नहीं सुनते। देखिए ना, अच्छा ये कैसी दिलचस्प डेवलपमेंट है कि अशरफ गनी ने एक बयान जारी, एक तरफ तो पाकिस्तान से ये कहा कि हमारी मदद करें, और दूसरी तरफ ये बयान जारी किया कि तालिबान से मैं ये कहता हूँ कि ड्यूरन लाइन को तस्लीम न करें। कमाल हो गया। मतलब पाकिस्तान से झगड़ा बरकरार रखें। और एक और बयान तो खैर ऐसा दिया है कि क्या कहने, ऐसा बयान मैंने अपनी 52 साल साफ़ती ज़िंदगी में नहीं सुना। वो ये है कि देखो मैंने अमरीकियों को निकाल दिया। कमाल नहीं हो गया हारून साहब। मैंने 2 साल पहले ट्रंप से कहा था कि आप लोगों को चले जाने चाहिए, निकाल दिया है, तो लोग तुम्हारे साथ क्यों नहीं हैं? 4 करोड़ वोटों में से 20 लाख वोट कास्ट हुए, उसमें से 8 लाख इनको मिले, यानी 4% वोटों के साथ वो लेजिटिमेट हैं। इंडियंस भी उनको लेजिटिमेट मानते हैं, अमेरिका भी लेजिटिमेट मानता रहा। क्या दुनिया में तमाशे होते हैं, किस कदर दुनिया में झूठ है सियासत में। इब्लीस के फर्जंद हैं अरबाब सियासत, अब बाकी नहीं मेरी ज़रूरत है अफलाक। अच्छा वो गए, मैं निकलवा दिया उनको, लगता है सामान भी बांध रहे हैं, और ये ख्वाहिश से दामन भी नहीं छोड़ती कि मैं रह जाऊं, किसी मैं रह जाऊं बाकी कुछ। सवाल ये पैदा होता है कि उनके साथ मिलके, वो कहते हैं अमारात इस्लामी अफगानिस्तान, वो कहते हैं हमारे आइन को मानो। अच्छा ये अपना ISPR के डीजे जनरल बाबर इफ्तिखार नाम है जी, इन्होंने ये भी कहा भाई तुम्हारे पास फौज है, एयरफोर्स है, ट्रेंड है, अमेरिका ने ट्रेंड की होगी इतने सालों में, की फौज है। मगर वो देखो बात सुनो, को मैंने पहले भी एक दिन आपसे कहा था कि वो मुसलमानों के फतूहात पे मैं बहुत गौर करता रहा, मैंने जो कुछ पढ़ा सोचा, अहले इल्म से बात की, भाई ये अजूबा हुआ कैसे? तारीख़ इंसानी में पहले तो कभी नहीं हुआ था। ना उनके पास कोई सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, न उनके पास दौलत थी, न उसके पास फौज बड़ी थी, न उन्हें जंगों का तजर्बा था। ये हुआ कैसे? जंगों का तो महदूद सा तजर्बा, छोटी महदूद जंगों का तजर्बा। ये हुआ कैसे कि दोनों सुपर पावर्स को उन्होंने चंद साल में मात दे दी, शिकस्त फाश दे दी, और लोग मुसलमान हो गए जहाँ जहाँ वो गए। वो ये है कि जो आदमी अपनी जान हथेली पर रख लेता है ना, डॉक्टर खुर्शीद रिजवी का शेर है कि जहाँ से आगे भी बहुत रोशनियाँ हैं खुर्शीद, एक ज़रा जहाँ से गुजर जाने की हिम्मत कर जा। अपना चलता हुआ बुत छोड़ ज़माने के लिए, और अरसा याम से हिजरत कर जा। जो आदमी अपनी जान हथेली पर रख लेता है, आप तालिबान के नज़रिया से इत्तफाक करें, इख्तलाफ करें, जो मर्जी, वो तो मुझे भी इत्तफाक नहीं, लेकिन भाई वो एक सुपर पावर से लड़े हैं, उसे शिकस्त दी है, उनकी फतह है, वो आपके साथ जूनियर पार्टनर बने या पार्टनर भी बने, कैसे ये मुमकिन कैसे है? ईरान में तो हारून साहब वो ये इस बात का के ऊपर इत्तेफाक करके आए हैं, डेलीगेशन अफगान गवर्नमेंट का गया, तालिबान का एक डेलीगेशन किया और कहा कि एक मुआहिदा होगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि हम पूरा एक डॉक्यूमेंट जारी करेंगे सिस्टम का भी, और ये भी, वो तो जाहिर है, देखिए ना, वो तो एक कम अज़ कम इत्तेफाक राय दरकार होता है हर कौम को, उसके बगैर तो अमन कायम हो सकता ही नहीं है ना। दुरुस्त बात है। ये बामियान के लोग अलग हैं, तातारियन नस्ल हैं, ठीक है, क्या कहा था इनके बारे में इकबाल ने, पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से, यही लोग थे ना जो मुसलमान हो। अच्छा, तुर्कमान हैं, उज़्बक हैं, उज़्बकों के बारे में कहावत है पश्तून इलाके में, मुझे हिकमत यार ने सुनाई थी, गज़ब अफ़गान रहम उज़्बक, गज़बनाक पश्तून जो है वो रहम दिल उज़्बक के बराबर होता है। अच्छा। ये मैं देखा भी है काबुल में। तौबा तौबा तौबा।
बहुत तफसील नहीं, वक्त नहीं है बयान करने का। अच्छा वो तो जाहिर है, हुकूमत हासिल कर लेना एक चीज़ है, हुकूमत चलाना एक बिल्कुल दूसरी चीज़ है, एक दूसरा बिल्कुल ठीक है। उसके लिए देखो ज़ाहिर शाह के दौर तक क्या था कि पामीर हाइट से गुलागा के कबीले से लेकर जो तुर्कमान थे वो फिर तुर्की ही चले गए थे, और ये पश्तून थे वो हालांकि, तो ताजकों को ज़्यादा नुमाइंदगी दी जाती थी सिविल सर्विस में। तो हर एक को, आबादी के हर तबके को कंफर्टेबल रखना होता है ना। लिबरल डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। ये हमारे लिबरल्स पे ना जाएं, ये पहले रूस के वजीफा खार थे, अब अमेरिका के वजीफा खार हैं या यूरोप के हैं। तो डेमोक्रेसी यही होती है कि तमाम लोग महफूज व मामून हो, उनकी जान माल आबरू महफूज हो, उनके लिए रिस्क के दरवाजे खुले हों, उनसे इंसानी हुकूक जो हैं वो महफूज हों। यही जमहूरियत होती है। और आप इसको जमहूरियत न भी कहें तो हुकूमत यही होती है, तरीक़ेकार तो यही है दुनिया में कि भाई आप इम्तियाज़ नहीं उसमें बरत सकते। तालिबान तो देखें ना, पश्तून कौम परस्त है ना, और वो ये जब उनको शरीक इक़्तिदार नहीं करेंगे, वो रुदवान जो बात कह रहा है आप उसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन वो यही कह रहा है ना। वो तुर्क तो बहुत कौम परस्त हैं। देखना आज़रबाईजान के, दिलचस्प बात आपको बताऊँ, और तुर्कों के जो मजहबी रुझानात हैं, स्कूल है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो कहते हैं टू नेशंस वन कंट्री, अच्छा, वन नेशन टू कंट्रीज, वन नेशन टू कंट्रीज। तुर्कों में कौमियत का जज्बा, कम्युनिटी सेंस बहुत ज़्यादा है, और वो ताजिकिस्तान भाग गए, आपको पता है, कुछ लोग पाकिस्तान भी आए हैं, अफगान फौजी भाग गए कुछ। अब हम ये कितनी है, 2611 किलोमीटर की बाढ़ है, इसको बंद तो नहीं कर सकते। 90% अच्छा बंद कर दें, फर्ज कीजिए बंद कर दें। बूढ़ी औरतें, बच्चे जब आके अगर यहाँ बैठ जाएं, खुदा न खास्ता खाना जंगी हो, उनके लिए ये आलमी मुआहदे भी हैं, और वैसे भी ये है कि कोई इंसानियत का कोई तकाजा है कि आप उन्हें खाना नहीं देंगे, हम ये बोझ उठा उन्हें पानी नहीं देंगे, वो बहुत मुश्किल से उठाएंगे। भाई आप इनकार तो नहीं, आपके दरवाजे पे एक आदमी मर रहा है, आप इससे इनकार तो नहीं कर सकते ना उसको खाना देने से। दहशतगर्दी का क्या करेंगे जिसका खतरा होगा, बहुत से मसाइल पैदा होगा, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि वहाँ अमन हो। ठीक है, दुनिया भी यही चाहती है। देखिए अमरीकियों को भी एहसास हो रहा है, मेरा ख्याल है किसी तरह की तालिबान से बातचीत जारी है। जॉन कैरी मॉस्को क्या करने जा रहे हैं? जानकारी मॉस्को तो वो माहौलियात के नुमाइंदा है, लेकिन इसी पे बात करने के लिए जा रहे होंगे। इस वक्त माहौलियात का तो मसला नहीं है, जानकारी को समझा जाता है, वो नरम गुफ्तार हैं, सही बहुत जहीन आदमी नहीं समझे जाते वो, लेकिन जाहिर है रूसियों से बात करें। देखिए ना, दुनिया को ख़तरा क्या है कि अगर अफ़गानिस्तान में हो गई बेचैनी, क्योंकि इकबाल भी क्या बड़ा आदमी था जो 100 साल पहले कह गया कि अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो एशिया में अमन होगा, है जी, और अफ़गानिस्तान में फसाद होगा तो सारे एशिया में फसाद। ख़तरा ये है कि पाकिस्तान में भी उससे इंतहा पसंदी जन्म लेगी, और वो जो किताब जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी मिली नहीं है, मिल जाए तो उसमें हम प्रोग्राम करना चाहते हैं। उसमें वो मुसन्नफ़ ये कहता है कि पाकिस्तान को तो छोड़ा जा सकता। अच्छा, इससे पहले भी एक बात आपको बताओ, पाकिस्तान को नहीं छोड़ा जा सकता। वो कहता है उसकी अजीब गरीब वजूहात वो बताता है जो काबिल फ़हम है। अफगानिस्तान में 70 अरब डॉलर की अफ्यून पैदा होती है, बहुत बड़ी मंडी, 70 अरब डॉलर की, और उससे बनी नौ इंसान को कितना ख़तरा है। उससे हीरोइन बनती है, लाखों जानें ख़तरे में पड़ती हैं, उससे दुनिया बर्बाद होती है, उसको नहीं छोड़ सकते। अच्छा, अमेरिका निकल गया ना प्रैक्टिकली यहाँ से, अमेरिका अफगानिस्तान से नहीं निकल गया, अमेरिका से निकल चुका है बहुत पहले, इस खित्ते से निकल गया, पाकिस्तान से निकल गया, प्रैक्टिकली निकल गया। जब हमने, हमारे साथ उन्होंने ये सलूक किया कि तुम बच्चों को फौज में इस्तेमाल कर दो, कहाँ इस्तेमाल करते हैं। हाँ। और जब हम पे इतना दबाव डाला कि सी पैक बंद, यानी अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालो हमारी खातिर, क्यों? हाँ। चीन है यहाँ पे, सेंट्रल एशिया से निकल गया, ठीक है, सेंट्रल एशिया में कोई अड्डे देने के लिए तैयार नहीं है, वो बैरियर जो बेड़े जो हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो चीन है इम्पोर्टेंट, रूस है इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो चीन है, पैसे तो चीन के पास हैं। साहब, चाइना की अगर हम एग्रीमेंट की बात करते हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें नोट कराई कि अफगानिस्तान में क्या है। 6 करोड़ टन तांबा है, 2.25 अरब टन लोहा है हारून साहब, 14 लाख की ऐसी धातें हैं जो कामयाब हैं, सोने से कहीं ज़्यादा कीमती हैं और इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं।
ये कंप्यूटर्स में, डिजिटल सिस्टम्स में, जिस पे अब दुनिया को चलना है, उसमें इस्तेमाल होती हैं। और दुनिया उनको नज़रअंदाज, एक तो मैंने आपको मनफी वजह बताई कि भाई टेररिज्म फैल जाएगा और बदअमनी होगी, बेचैनी होगी। चीनियों को भी फिक्र है कि भाई हमारे इलाके में, अगरचे उन्होंने कहा उनका दाखिल, ठीक है, चलिए अभी जरा ब्रेक की तरफ चलते हैं। ईरान को भी फिक्र है, तो दुनिया इस कोशिश में लगेगी। इसलिए ये इम्कान इसका मौजूद बहरहाल है कि कुछ बेहतरी हो जाए, लेकिन आप एक बढ़ते हुए लश्कर को नहीं रोक सकते। और अशरफ गनी ने निकलवा दिया अमरीकियों को। चले, वैसे आज का यही लतीफ़ा काफ़ी है, ब्रेक ले लेते हैं इसके साथ ही। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से और सियालकोट के हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से हारून साहब हम बात करेंगे। बिलावल भुट्टो तो चले गए हारून साहब, खुला मैदान छोड़ के नून के लिए। बिलावल भुट्टो चले गए, अब आप इसी से अंदर। वो जरदारी साहब ने कहा था कि कश्मीर में वही होगा जो होता है। वो क्या होता है? जो मरकज़ में हुकूमत होती है उसी के लिए कश्मीर। अब इसमें कोई एम्बिग्विटी रही नहीं है कि आसानी से वो अक्सरियत हासिल कर लेगी पीटीआई। आरिफ बहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आरिफ बहार साहब से बात बहुत शुक्रिया। आरिफ बहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इस वक्त वहाँ पर किसकी क्या पोजीशन आप देख रहे हैं? पीटीआई सख्त मुकाबला देगी या आपको लगता है कि नून लीग मरियम साहबा के वहाँ पहुँचने के बाद खासा कड़ा इम्तिहान देखने को मिलेगा वहाँ पे? जी, आज़ाद कश्मीर की जो तारीख है उसका ये आज़ाद कश्मीर की तारीख का ये इस लिहाज से मुनफरिद इलेक्शन है कि हमेशा से पार्टनरशिप रही है दो जमातों की। यहाँ पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीपल्स पार्टी थी, और जब नून लीग इमर्ज हुई तो उसके बाद फिर ये नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुकाबला हमेशा से रहा है। तो ये पहला इलेक्शन है जिसमें एक तीसरा खिलाड़ी पीटीआई की सूरत में आया है। गुज़श्ता इलेक्शन में भी पीटीआई थी, लेकिन इस कुव्वत के साथ नहीं थी और इस स्टाइल और इस अंदाज के साथ नहीं थी कि मरकज में इस वक्त उनकी हुकूमत है। तो ये एक बिल्कुल नई डायमेंशन है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की, और यही वो रियलिटी है, यही वो हकीकत है जो हमेशा से आज़ाद कश्मीर की सियासत में प्रिवेल करती चली आई है। अगर आप जो धरने की आरिफ बहार साहब धमकी दी है मरियम ने, एक इत्तला के मुताबिक उन्हें आमादा किया है वज़ीर आज़म साहब ने, फारूक हैदर साहब ने, उसका कोई इम्कान आप देखते हैं? वो कहते हैं इलेक्शन तो हम जीत चुके हैं, अगर हमें जबरन हराया गया, धांधली की गई तो शराय दस्तूर पे धरना देंगे। हारून साहब, इसमें अगर आप देखें तो फिर जबर की तशरीह तो फिर हर इंसान अपने अंदाज से कर सकता है, या धांधली का भी अपना एक नुक्ता नज़र होता है। लेकिन इस वक्त अगर आप उमूमी तौर पे देखें तो आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात और इंतखाबी माहौल है वो पूरी तरह उस माजी के पैटर्न पे जा रहा है। यानी ये हमेशा से जो एक रिवायत रही है, आप भी जिसका अक्सर अपने प्रोग्राम्स में जिक्र करते हैं कि जिसकी हुकूमत इस्लामाबाद में होगी वही मुजफ्फराबाद में भी अपना झंडा गाड़ेगा। तो ऐसे है, ये एक ऐसी नहीं, मगर फारूक हैदर साहब तो सुना है कि लीडरशिप का खत सवार है, धरने के लिए वो तो तैयार हैं। जी, फारूक हैदर साहब कुछ मिजाजन भी इस मज़ाहमती किस्म के मिजाज के इंसान हैं। लड़ाई झगड़े में शादा रहते हैं। जब मरियम नवाज शरीफ की मज़ाहमती सियासत और उनकी जो तलखी गुफ्तार है, जब वो मिल गई तो वो फिर दो आतशा हो गया है सारा मामला। आप अंदाजा कुछ बता सकते हैं करीब करीब क्या होगा, किस पार्टी की कितनी सीटें होंगी? हारून साहब, जिस फिलहाल तो हम सिर्फ तजरिया कर सकते हैं हालात का, तो जो एक तासर है वो इस वक्त पीटीआई के हक में जा रहा है। इस्लामाबाद में पीटीआई की हुकूमत है, और ये जो बादनुमा को देखने वाली अक्सरियत होती है वो इस्लामाबाद के बादनुमा को देख के अपना मिजाज सेट कर रही है, अपने फैसले करने जा रही है और करती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया। ये अभी तो 28 जुलाई तक इलेक्शन है, इंशाल्लाह आपको जहमत देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आरिफ बहार साहब हमारे साथ मौजूद है। हारून साहब, इस वक्त देखिए, अगर धरना दिया जाता है, इंडिया उसे इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, इमरान खान का जो धरना था, हमने तो उसकी भी बहुत, मैंने तो मुखालफत की, नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो उसका कोई ताल्लुक कश्मीर वगैरह से नहीं था। उसके इलेक्शन में उनका इसरार था कि 4 हलकों के हवाले से था वो।
लेकिन अगर ये कश्मीरी आके बैठ जाते हैं और मरियम जो है वो ये करती हैं, मैं खैर उस पर और भी बात करूँगा, और बात चीज़ पहलू बहुत ख़तरनाक हैं, तो उसको एक्सप्लॉइट करेगा इंडिया। ठीक है, अभी इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ इरशाद महमूद साहब मौजूद हैं, ये पीटीआई के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। सर आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। हारून साहब, आरिफ बहार साहब से तो हमने जाना वहाँ पर क्या सिचुएशन हो सकती है, सीटों का तनासब क्या हो सकता है, तो मेरा ख्याल इरशाद महमूद साहब से भी जानते हैं। इरशाद साहब से पूछें। इरशाद साहब, क्या अंदाज़ा है जी, कोई सीटों का कुछ तनासब बता सकते हैं? एक तो आपने कहा कि आज के कंफर्टेबल मेजॉरिटी होगी, लेकिन बैरिस्टर साहब का ख्याल है कि 2/3 मेजॉरिटी भी ले सकते हैं। मेरा ख्याल है कोई हम 25 और 30 के दरमियान पीटीआई आसानी के साथ नशस्तें हासिल कर लेगी। बाकी पार्टियां भी बड़ा ज़ोर लगा रही हैं और वो मेहनत भी कर रही हैं, उनकी भी सेंट्रल लीडरशिप वहाँ मौजूद है। पीटीआई को ज़्यादा अर्ज ये है कि इमरान खान भी वहाँ जाने वाले हैं, और उनके दौरे से भी इमरान खान चूँकि आज़ाद कश्मीर में भी उसी तरह काफ़ी एक मकबूल लीडर हैं, और आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है उस पर जो हमारा डायस्पोरा है वो भी काफ़ी असरअंदाज होता है, क्योंकि 10-15 लाख लोग जो है बाहर हैं, और उनमें तकरीबन अगर आप सर्वे करें तो 70-80% जो लोग हैं वो तहरीक इंसाफ के पुरजोश हमायती हैं। तो मुझे लगता है कि अगले जो चंद दिन हैं ये बड़े अहम है, इसमें तहरीक इंसाफ की उमूमी तौर पे जो कैंपेन है वो भी उठ जाएगी। और दूसरा ये कि जो मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने जो कैंपेन चलाई, उन्होंने आज़ाद कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं बताया कि उनका क्या मंशूर है, और बरसर इक़्तिदार आके आज़ाद कश्मीर में क्या तब्दीली लाना चाहते हैं, लोगों की जो ज़िंदगी है उसको कैसे संवारना चाहते हैं। यानी फ्यूचर के बारे में बात करने के बजाय वो जो लाहौर की पार्टी गेट की जो सियासत है उसको जो है आज़म मुजफ्फराबाद में ले गए हैं, और वही बातें दोहरा रहे हैं जो लाहौर में दोहराते हैं। लोकल इश्यूज़ पे वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। कश्मीर पे भी उन्होंने सवाए इमरान खान पे तनकीद करने के कोई और काम नहीं किया। मोदी पे कोई तनकीद नहीं कर रहे, हिंदुस्तान पे कोई तनकीद नहीं कर रहे, इंसानी हुकूक की पाबंदियां जो हो रही है उस पर कोई बात नहीं कर रहे। कोई नकद रकम उन्होंने दी है कोई पुल बनाने के लिए, और ये कहा है कि अपने वज़रा को मुतनब्बे करें, तो ये क्या मसला है? देखिए वो एक वाक़या हो गया छोटा सा, और इलेक्शन कमीशन ने तंबीह की है, एक ज़ाब्ता अखलाक है, और यकीनन आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये है कि वो एक्चुअली उस इलाके के लोगों का बड़ा मुतालबा था कि हमें रोड के लिए जो है फ़ंड्स दिए जाएँ, तो अली अमीन गड्डापुर ने कोई ज़ाती हैसियत में कुछ पैसे दे दिए, इतनी सी बात हुई। वो बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा उसे हाईलाइट किया गया है। भाई कुछ आपके हल्के के लोग ये कह रहे हैं, यानी पीटीआई के हल्के के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में एक मेंबर जो हैं वो हमजुल्फ हैं वज़ीर आज़म के, और एक दूसरे भी जो हैं उन्हीं के नामज़द करता हैं, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरह एक फरीक बनता नज़र आता है। देखें अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे ये लगे कि वो फ्रीक बन रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो फारूक हैदर साहब की हुकूमत ने उसको लगाया था, उन लोगों को इलेक्शन कमिश्नर से लेके उसके मेंबर्स तक। तो इसी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाना है, लिहाजा मैं नहीं समझता कि इसके साथ हमें कोई मत्था लगाना चाहिए या उसे एक बहुत संगीन सवाल। अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है, और छोटे छोटे इशूज असर्ट कर रहे हैं हारून साहब, लेकिन अच्छी बात है अगर इलेक्शन कमीशन असर्ट करता है। एक बहुत संगीन सवाल है जी जी, और वो सवाल ये है कि एक लफ्ज़ भी नहीं कहा मोहतरमा मरियम नवाज़ ने जो कश्मीरियों पे मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहा है। जिस तरह आप जानते हैं, आप तो तवील अरसे से कश्मीर पे काम कर रहे हैं 20-25 बरस से, कि छोटे छोटे बच्चे अगवा करके ले जाए गए हैं, 1 लाख से ज़्यादा आदमी शहीद हुए हैं, औरतें घरों में कैद हैं, अमलन एक कैद खाना है। ये क्या बात है कि बिलावल ने भी इस पर कुछ ज़्यादा बात नहीं की, इमरान खान पे इल्ज़ामात आयद किए। ठीक है, इमरान खान ने भी कोई, हम समझते हैं कोई बड़ी सरगर्मी का मुजाहरा नहीं किया, ना इस्टेब्लिशमेंट में दुनिया का कश्मीर का केस पेश करने में, लेकिन ये मोदी और उसकी फ़ौज पे क्यों के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी क्यों नहीं कहते? ये कोई बात समझ में आती नहीं है।
देखें, जेनरली मैं समझता हूँ कि नून लीग का और पीपल्स पार्टी का वो कश्मीर का जो इशू है वो कोई उनका एजेंडे पे ही नहीं है। ना उन्होंने पहले कोई ख़ास इस पे सरगर्मी दिखाई है, ना बाद में कोई सरगर्मी दिखाई है। उनकी पार्लियामेंट में देखे उन्होंने कश्मीर पे कभी कोई काबिल ज़िक्र डिबेट या बहस नहीं की। जब वो इक़्तिदार में थे तो उस दौरान उन्होंने किया, कौन से कश्मीर को जो है आज़ादी के लिए बड़ी जद्दोजहद की। नवाज शरीफ साहब के दौर में कुलभूषण जो है वो गिरफ़्तार हुआ, उन्होंने कोई यूनाइटेड नेशन में उसका नाम लेने से गुरेज किया। आप बासित साहब जो हमारे इंडिया में एम्बेसडर थे उनसे पूछ लिए, हमारी जो फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन थे तस्लीम आलम, वो कहती हैं कि हमें ख़ास तौर पे कहा जाता था कि आपने इंडिया के बारे में कोई बात नहीं करनी। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी उनका एजेंडा जो है हिंदुस्तान के हवाले से या कश्मीरियों की तहरीक को जेन्युइनली सपोर्ट करने से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसको डिस्कस करना है और तहरीक इंसाफ पे तनकीद करना है। इसलिए मैं कह रहा था कि वो आज़ाद कश्मीर के जो लोकल इशूज़, बिजली का लोड शेडिंग है, इंटरनेट के इश्यूज, सूबा वो कहती हैं, मोहतरमा मरीम नवाज कहती हैं सूबा बनाना चाहते हैं इमरान खान साहब। देखिए, आज़ाद कश्मीर में कहीं भी कोई मांग नहीं है सूबे की। कोई 3-4 जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें से एक पार्टी भी ये नहीं कहती कि सूबा बनाना चाहते हैं। तो फिर इमरान खान साहब कैसे सूबा बनाएंगे? सूबा बनाने का एक पूरा प्रोसेस होता है, आपको पता है। उसके लिए लोकल असम्बली है। हमारा एजेके तो एक ऑटोनॉमस यूनिट है, उसका अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बाकी प्रोविंसेस से टोटली मुख्तलिफ है। बहुत शुक्रिया। होगा तो आज़ाद कश्मीर की असम्बली करेगी होगा, तो फिर आपसे राब्ता रहेगा। अभी तो इलेक्शन में कुछ दिन बाकी हैं। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है बाद में भी आपसे बात होगी। थैंक यू सो मच। इरशाद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक की तरफ चलते, ब्रेक से वापस आके कुछ मुख्तसर इसके ऊपर बात करेंगे, मगर सियालकोट के हवाले से हम तफसील से बात करेंगे। शहबाज शरीफ और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान कशमकश की वजह क्या, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब सियालकोट पे बात करेंगे, मगर कश्मीर के हवाले से मुझे एक बात करनी। कल आपने ये बात की कि मरियम साहिबा और उनके वालिद पूरे कश्मीरी नहीं हैं। आज उन्होंने शारदा के अंदर जो जलसा किया उसमें उन्होंने जवाब दिया शारदा में कि मैं और मेरे वालिद खालिस कश्मीर। चलिए मैं मान लेता हूँ पूरे कश्मीरी हैं। कश्मीर लाहौर के नजीबुत तरफ़ैन अमृतसर से ताल्लुक़ रखने वाले कश्मीरी ख़ानदान उन्हें पूरा कश्मीरी नहीं मानते, लेकिन मैं मान लेता हूँ। ये कोई इशू नहीं है, ये कोई मौजूद बहस तो नहीं है ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सवाल ये उन्होंने किया क्या है, कितने जलसे उन्होंने अब किए हैं और कितने अरसे से वो पॉलिटिक्स में हैं उनके वालिद गिरामी। और ये जब से तीसरी दफ़ा वो वज़ीर आज़म बने, सवाल ये माओं के बच्चे उठा लिए गए, हज़ारों की तादाद में 12-12 साल के बच्चे और बच्चियाँ टार्चर कैंपों में। 1 लाख आदमी तकरीबन मिनिमम कहा जाता है 80,000 है। गन पाउडर छिड़क के मार्केटें जला दी गई, खेत जला दिए गए, कैद खाना बना दिया गया। कोई एहतजाज उस पर किया है उन्होंने? इमरान खान पे जितनी चाहे तनकीद करें, हमारा मसला नहीं है। इमरान खान ने कौन सी इस मुल्क के लिए कुछ चांद सितारे टांक दिए हैं इस पर, लेकिन मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं कहते ये कैसे कश्मीरी हैं। और क्या ये खुदा ने इस पर माफ़ कर देगा, ये कौम इस पर माफ़ कर देगी इन्हें? आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब 10, 11, 12, 13 साल का बच्चा उठा लिया जाता है और ये मालूम नहीं होता कि वो कहाँ है, तो माओं पे क्या गुजरती है। मरीज़ घरों में मरते हैं, दवा दारू नहीं, टेलीफोन बंद हैं, नुक्कड़ पे भारतीय फौजी खड़ा है, उसका कोई जिक्र ही नहीं और कोई भी नहीं कर रहा। हकीकत ये है तो कश्मीरी होंगे तो इससे क्या होता है। कुरैशी में वो जो लोग थे ना जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुखालफत की थी इस्लाम के जी, सही। आप एक स्कैंडल वो ये वहाँ तक ये बनाना चाहते थे अपना रेलवे लाइन, नवाज शरीफ साहब इसकी तरदीद, इसकी भी तरदीद कर दें बामियान तक तकरीबन, जिससे जंदाल के लिए अपना लोहा भेजा जाता। लोहा तो बहुत है इसमें, आपको पता है अफगानिस्तान में भी जैसे आपने जिक्र किया। और वो आते थे बगैर वीज़े के, इनके घर में शादी पे है, इन्होंने इंडियन पगड़ियाँ पहनी सारे ख़ानदान के मर्दों ने। उस साड़ियों का भी तो कोई तोहफा था ना हारून साहब। शालें भेजी इनकी दादी अम्मा के लिए मोदी ने, इनका ट्वीट मौजूद है। शुक्रिया। ये कैसे कश्मीरी वो हुआ जाहिर है, और किस चीज़ का, और किस चीज़ का। वहाँ गए इफ्तिताई तकरीब में,
उसने जश्न मनाया, उसका रवैया कितना बुरा था। देखिए इंडिया में एक वेबसाइट बनाई गई है और जाहिर है हुकूमत चाहे इंडियन तो उसे बंद कर सकती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मुसलमान, BBC की रिपोर्ट है, मुसलमान औरतों की तस्वीरें, उसमें 80 मुसलमान औरतों की, जिसमें उन्हें पेशावर जाहिर किया गया है। वो रोती फिर रही हैं कि हमारा इसके सिवा क्या गुनाह है कि हम खुदा और रसूल का नाम लेते हैं, और इनके वालिद गिरामी कहते हैं हमारा तुम्हारा रब एक है। इस पे OIC को नोटिस लेना चाहिए, हमें मुसलमान ममालिक को बताना चाहिए। नौबत यहाँ तक आ गई कि कोई भारत में इंडियन मुसलमान औरत महफूज नहीं है। तस्वीर तो आप किसी की कहीं से भी उठाओ, तस्वीरें लगी हुई हैं और नीचे लिखा हुआ है उसका पता और उसका नाम। कोई है तौफीक किसी को एहतजाज करे, कोई गैरत बाकी रह गई है, उसमें क्यों बात नहीं करते? ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। इस पर इनकलाब CA में है हारून साहब ताल्लुकात की वजह से। एनीओ इसके ऊपर हम नज़र रखेंगे। हारून साहब अभी ज़रा बात करते हैं सियालकोट PP38 के फॉलोअप देते हैं अपने देखने वालों को। मुकाबला सख्त होने वाला है। सियालकोट में इलेक्शन की नौयत बदल गई है, इसलिए कि सईद भल्ली साहब जो थे, जिन्होंने पिछली दफ़ा 42,000 वोट लिए थे, जीतने वाले ने खुश अख्तर सुबानी जो फौत हो गए 56 या 57,000 वोट लिए थे। अब वो जो ताहिर हंदली साहब हैं जो आज़ाद लड़े थे, एक ज़माने में MP रह चुके हैं पीपल्स पार्टी के, बड़े 14,000 कोई 800 वोट उन्होंने लिए थे। मैंने पिछली दफ़ा गलती से कह दिया था, चंद 100 वोट लिए थे, 14,800 वोट। अच्छा, फिर ये है कि तहरीक लब्बैक का उम्मीदवार भी कुछ वोट लेगा, ज़ाहिर है। तो ये सूरत हाल है। और ये जो बरियार ख़ानदान है, हसन बरियार है उनका नाम, या एहसन बरियार उम्मीदवार है, पहले तो थे ना एहसन। अच्छा, कैसर बरियार थे, वो निस्बतन ज़्यादा दिल के शख्सियत के मालिक थे। ये इनकी रेपुटेशन अच्छी है, रुपया इनके पास बहुत है, बेदरेक खर्च कर रहे हैं। अब जो बरियो ख़ानदान है जिसके तारक सुबहानी उम्मीदवार हैं, वो उसका डीप रूटेड बहुत है 30-40 साल से, इसलिए मुकाबला बहुत सख्त होगा। मैंने पूछा कल सईद भल्ली साहब से कि क्या आप दिलो जान से कैंपेन में शरीक हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं दिलो जान से शरीक हूँ। शुरू में तो उनके वोटरों ने रजिस्ट भी किया कि पहले तो आप ने इनकी मुखालफत की, लेकिन बहरहाल मैंने उनसे पूछा, उनका जब पार्टी लीडरशिप ने कहा तो मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है। मगर उन्होंने इसे एक बात की थी, ताहिर हंदली को तो एडवाइज़र भी बना दिया बुज़दार साहब का। हाँ, ज़ाहिर है, जिस पर एतराज़ भी किया गया और एतराज़ बजा है। और अलबत्ता वो सईद भल्ली साहब ने कहा, मैंने इनकार कर दिया कि मैं इस सूरत हाल, एक ऑनरेबल आदमी को यही करना चाहिए कि ऐसी सूरत हाल में तनासुब क्या तो इसमें आबादी का तनासुब कोई 35-40% शहर में है। अच्छा। और शहर का कुछ हिस्सा है, बाकी देहात में है तकरीबन 60%। तो बिरादरी का फैक्टर भी इन्हें हेल्प करता है 60% तकरीबन देहात में। बहुत टफ मुकाबला होगा, लेकिन ये कि पैसा इसमें पानी की तरह बहाया जाएगा। और ये कश्मीर में भी यही सूरत हाल है, पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है और पॉलिटिक्स ख़राब होती जा रही है कि अब और भी ज़्यादा रुपया खर्च हुआ करेगा। हमें हर जगह अमीर उम्मीदवारों को वोट दिए जा रहे हैं, जो रईस लोग हैं, जो दौलत के अंबार हैं जिनके पास। ये है हमारी जमहूरियत। ठीक है, चलिए जमहूरियत की तस्वीर तो बड़ी खौफनाक है। हारून साहब, इंटरनेशनल ज़रा कैनवस को भी देख लेते हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, इनके दरमियान कशमकश की वजह क्या है? लड़ाई की असल वजह क्या है? बुनियादी वजह वो जो कुरान मजीद कहता है ना कि तुम में से बाद के दुश्मन होंगे, वो उसकी बहुत सी शक्लें हैं। हसद है, गलबे की आरजू है, ये बुनियादी इंसानी जबिल्लत है, डोमिनेट करने की जो ख्वाहिश है। झगड़ा बज़ाहिर तो एक तो वो जब कतर पे के साथ नरमी इख्तियार की, पाबंदियाँ ख़त्म की सऊदी अरब ने, तो वो अमारात वाले मान तो गए, वो खुश नहीं थे। मगर अब वो अपनी जगह एक बड़ी ताकत है, लेकिन वो 2000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाना चाहते हैं समंदर के नीचे इंडिया तक। इसराइल को उन्होंने तस्लीम कर लिया, यहूदी लाबी उनके साथ है, सऊदी अरब वाले तो नहीं आसानी से मान सकते। अच्छा, फिर सऊदी अरब उसी मॉडल पे जा रहा है जिस पे वो गए। एक तो वो एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं और एक ऐसी सऊदी कंपनी बनानी चाहिए, सरकारी कंपनी है, 400 अरब बिलियन डॉलर की मालियत वो रखती है, यानी बड़ी कंपनी है। वेबसाइट पे तो इतना नहीं खर्च होगा, लेकिन ये कि करोड़ डॉलर तो वो खर्च कर सकते हैं। वाशिंगटन में उसका स्टूडियो होगा और वो फॉक्स न्यूज़ और ABC और अल जज़ीरा वगैरह से माहिरीन वहाँ से ले रहे हैं और उसी मॉडल पे जा रहा है वो, तिजारत पे और इंडस्ट्री पे
यमन में इकट्ठे थे ये, लेकिन ये है कि अब वो बहरहाल वो स्पेस उनसे लेंगे, जाहिर है सऊदी अरब वाले। वो नई एयरलाइन भी सऊदी अरब वाले उसके मुकाबले में उनकी जो एयरलाइन है अमारात की वो बहुत अच्छी समझी जाती है ना, तो उसमें भी उनकी कोशिश भी ये है कि वो ब्रिटिश माहिरीन हैं। मैंने उसमें ट्रैवल किया है तो मैंने देखा कि उसमें बहुत यानी तमाम बहुत अच्छा होता है, खाने वाने का भी, चीज़ों का, परहैप्स द एक्सीलेंट। अच्छा, तो ये उससे बेहतर एयरलाइन बनाना चाहते हैं। तो झगड़ा जो शुरू हुआ था वहाँ से ज़्यादा तेज़ तो हुआ जब पिछले दिनों ओपेक प्लस के इजलास में से रूस भी शामिल है। रूस वैसे ओपेक का हिस्सा नहीं है। रूस ने और सऊदी अरब ने ये मौका अख्तियार किया कि तेल की पैदावार इसी सतह पर रखी जाए ताकि इसकी कीमतें बढ़ें, कीमतें कम ना हो, आमदन। अमारात के वज़ीर का मौक़िफ़ ये था कि हमने बहुत इन्वेस्टमेंट की है तेल की पैदावार बढ़ाने पे, इसलिए बढ़ाई जाए। उस पर तलखी हुई दोनों वज़रा में, सऊदी अरब के और उस पर। तो ज़ाहिर है हर मुल्क अपने मफादात देखता है। अब जो है ठन गई है और अब इसके नताइज होंगे बाहर। ठीक है, लास्ट 3 मिनट से अरुण साहब मुझे शहबाज साहब पे बात करनी है और उस्मान मिर्ज़ा केस का फॉलोअप वो अपने देखने वालों को तक देना है। उस्मान मिर्ज़ा केस में अरुण साहब रिमांड मिलना काफ़ी है या दीगर अवामल भी अहम है, जैसे कि वकला का मामला है, अवाम की जब तक इन लोगों को सज़ा नहीं मिल जाती। एक डेवलपमेंट तो यही है कि उसके चारों साथियों ने उसे छोड़ दिया, अपने वकील मुकर्रर किए जी। एक वाक़या ये कि उन्होंने अखबार नवीसों को धमकियाँ दी, उन्होंने जज साहब से शिकायत की है। और एक वाक़या ये वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ वहाँ मौजूद थे। भाई आप असले समेत मौजूद थे, वहाँ क्या करने के लिए गए थे जी। एक पहलू उसका ये है कि वकला हजरात को गौर फरमाना चाहिए कि ऐसे लोगों को भी वकील मुयस्सर आ जाते हैं। जो लोग माशरे का तारपोत बिखेर रहे हैं, ये आग तो सब घरों तक फिर पहुँचेगी। अच्छा, वो मौसूब धमकियाँ दे रहे हैं, जब तक इन लोगों को मिसाली और संगीन सज़ा नहीं मिल जाती। अच्छा किया वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, IG खुद उनके घर गए, फिर उन्होंने बड़ी हिम्मत है उस खातून का और उसको सलूट पेश करना चाहिए उनके वालिदैन को, इस अखलाकी जुर्रत को उन्होंने मुजाहिरा किया। उन्होंने तो कोई गुनाह नहीं किया था, उनके साथ तो ज़्यादती हुई थी। हम इससे घबराते हैं, बदनामी से, ये खौफजदा, यही ब्लैक मेलर का हथियार होता है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बात की पूरी, ठीक है। मेरा मौक़िफ़ तो यही है कि इन बेचारों को मुल्क से बाहर भेज देना चाहिए जब इनको सज़ा मिल जाए। बहरहाल ये कानूनी निज़ाम के हुक्म दूर करने चाहिए, बेहतरीन वकला इन्हें मुहैया करने चाहिए। बिल्कुल जैसे कसूर वाला वाक़या हुआ था ज़ैनब का, उनको मिसाली सज़ा दी, ये फांसी के फंदे तक जब तक नहीं टांग दिए जाते, दीगर को नसीहत नहीं, इबरत नहीं। और जो बाकी पहलू हैं, पुलिस को बेहतर बनाना, इंटेलिजेंस को बेहतर बनाना, ये गंदगी जो माशरे में फैल रही है अपना ये सोशल मीडिया पे और इंडियन फिल्म, पाकिस्तानी ड्रामे इतने गलीज हो गए जिसकी कोई हद नहीं, पैमरा को कोई परवाह इसकी नहीं है। कंटेंट इस तरह का है। वक्त ख़त्म हो गया अरुण साहब, शहबाज शरीफ का मामला वैसे रह गया। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कल डिस्कस कर लेंगे, उम्मीद करते हैं। इसके साथ थैंक यू सो मच अरुण साहब, मैं देखने वालों को शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।